हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लैब डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के पहले ना पिछले वीडियो का एक पार्ट रह गया था कि क्लिनिकल क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था कि जैसे क्वेश्चन पढ़ के पता कैसे चलेगा कि ये सिफिलिस का क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन है, एक 32 ईयर ओल्ड मैन है जो कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया, प्रेजेंट्स टू आउट पेशेंट क्लिनिक विथ पेनलेस अल्सर ऑन द शाफ्ट ऑफ हिज पेनिस, ठीक है ना। और that appeared 3 weeks ago. He reported unprotected sexual intercourse with her partner 6 weeks earlier. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। यहाँ से क्या प्रेजेंट पता चल रहा है कि एक अल्सर फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, पेनिस में, मतलब ये यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन होगा, यूटी मतलब उसी वाले यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ सिंगल इंड्यूरेटेड नॉन टेंडर, देख इंड्यूरेटेड नॉन टेंडर अल्सर मतलब ये वही वाला फुलफिल हो रहा है, पीएचडी वाला पेनलेस नॉन टेंडर मतलब दर्द नहीं हो रहा ना, पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर, समझे। तो ये किस में पाया जाता था, ये अपना पाया जाता था सिफिलिस। एक और पॉइंट देख लो, विथ क्लियर मार्जिन एंड बायलेटरल नॉन टेंडर इंग्वानल लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी जो कि नॉन टेंडर हो, किसमें पाया जाता था, सिफिलिस में। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, सिफिलिस का। इसके बाद आप सिफिलिस के सारे आंसर दे सकते हो, समझे। तो यही हुआ, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन जब आए ना तो एक बार क्या कर लिया करो, पेशेंट लिखा करो, पेशेंट के सामने क्या क्या दिया है। जैसे देखो पेनलेस अल्सर दिया है, वो लिख दो। दूसरा क्या दिया है, पेनिस पे डेवलप हो रहा है, वो लिख दो। थर्ड ये लिख दो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है। फोर्थ लिख दो कि लिम्फेडेनोपैथी है। जब इन पॉइंट्स को तुम रिविजिट करोगे ना तो अपने आप तुम्हें क्लिनिकल डायग्नोसिस अगर पढ़ के रखे हो तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हो तो अलग बात। तो लैब डायग्नोसिस देखते हैं। तो ये क्या सिफिलिस का देख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली दो पॉइंट है, या तो माइक्रोस्कोपी या तो सीरोलॉजी। तो इन सबको समझने के पहले पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं ना। तो वो जो वहाँ पे जो अपना अल्सर डेवलप हो रहा है उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो पहले देखो, क्लीन प्रेशर एक्जुडेट मतलब क्या, जो अपना सैंक्रे था ना, हार्ट सैंक्रे, उसको पहले अपन लोगों को क्लीन करना है, किससे, सेलाइन से, सेलाइन से, समझे। तो क्लीन किए, फिर अब वो इस पे ना प्रेशर अप्लाई करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर कंटेंट बाहर आए। तो ये अप्लाई प्रेशर एट द बेस ऑफ द लीजन, लीजन के बेस पे अपन लोग प्रेशर अप्लाई किए ताकि एक्जुडेट और ड्रॉप जो निकला बाहर, उस ड्रॉप ऑफ एक्जुडेट को अपन लोग स्लाइड पे कलेक्ट कर लिए, सिंपल। तो क्या किए, पहले साफ़ किए मतलब क्लीन, फिर अपन लोग प्रेशर लगाया उस पर ताकि एक्जुडेट बाहर आए, और उस एक्जुडेट को अपन लोग ने स्लाइड पे कलेक्ट कर लिया, सिंपल। तो ये अपना हो गया सैंपल कलेक्शन। अब अपन लोग मेनली पढ़ते हैं कि क्या, तो दो पार्ट है, एक माइक्रोस्कोपी और एक सीरोलॉजी, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपी में देखो 3 फोटो से रटने की कोशिश करना तो ज़्यादा आसानी होगा। ये डार्कनेस लग रहा है, तो एक होता है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये सिल्वर की फ़ोटो लगाया है, तो एक होता है सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग, ठीक है ना। सिल्वर को इम्प्रेगनेट मतलब लगा दिया जाता है सरफेस पे, जैसे मान लो मैं पतला हूँ, अब मैं आसपास अगर सिल्वर लगा के घूमूंगा तो मोटा दिखने लग जाऊंगा, तो वही सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग, ठीक है। और तीसरा ये देखो अंधेरे में चमक रहा है ना, फ्लोरेसेंस, तो वही डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गया, 3 फोटो दिख रहा था, अंधेरा, सिल्वर और फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग और डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट ट्रेपोनोमा पैलिडियम। तो पहले देखते हैं डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। तो ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फ़ोटो, ये अपने बुक में दिया हुआ है। बेसिकली ये अपन लोग जब ये स्टेनिंग करेंगे ना तो ऐसा दिख रहा होगा ये माइक्रोस्कोप के अंदर, कैसा, इसके जो एंड्स होंगे ना टेपर होंगे, टेपर मतलब दबे दबे से टेपरिंग एंड्स होंगे, और ये कॉइल्ड, इसलिए तो ट्रेपोनेमा था ना नाम उसका। ट्रेपो मतलब क्या, स्पायर अपना टर्न करने वाला, नेमा मतलब क्या था, थ्रेड। तो स्पायरली कॉइल्ड पाया जाएगा, ठीक है ना। कितने कॉइल्स है इसमें, 6 से 20 स्पायरल से, ठीक है। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि स्पायरली कॉइल्ड होता है, मेन तो यही है। और ये फ्लेक्सिबल दिख ही रहा है तभी तो स्पायरली कॉइल हो पा रहा है। कितना लंबा होता है, 6 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, सिंपल, ठीक है। तो टेपरिंग एंड्स पाए गए, 6 से 20 कॉइलिंग था, क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल था, और यहाँ पे 6 से 20 माइक्रोमीटर का भी है ये, सिंपल। अब मोटिलिटी देखते हैं, तो ये तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन जो अपने हाथ पे करते हैं वैसे टाइप का मूवमेंट दिखाता है ये। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट दिख रहा होगा। स्क्रू दिखता है ना, तो कॉक स्क्रू मोटिलिटी भी दिख सकता है। और अपना एक होता है रोटेशन और बेंडिंग, ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो ये है ना, झुक गया, तो ये रोटेशन प्लस बेंडिंग वाला मूवमेंट। तो 3 मूवमेंट का नाम याद करो, हाथ पैर से फ्लेक्शन एक्सटेंशन, स्क्रू से कॉक स्क्रू मोटिलिटी, और ये देखो ये अपना रॉड था, ये मुड़ गया मतलब क्या, रोटेशन प्लस बेंडिंग, सिंपल। ये अपना हो गया मोटिलिटी। फिर अपना आते हैं सेंसिटिविटी पे कि, तो इसका बेसिकली सेंसिटिविटी ठीक रहता है, ठीक। तो इसमें 80% तक सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर उसको हम लोग बार बार स्पेसिमन लेंगे ना तो उसका सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो इसको उतना याद नहीं करना है, मेन याद करने वाली चीज़ ये है
और ये स्पायरली कॉइल दिखता है पेनिस में, ये ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। जिससे इसका, लेकिन ये जो अपना डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये होता है कि अपन लोग बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वैसे ही दिखते हुए और मूवमेंट भी इससे सिमिलर ही करते हैं, जैसे कि ट्रेपोनेमा रेफरेंजेंस, सर्पेंटाइन मूवमेंट, इसलिए सांप का फोटो लगा दिया हूँ, या फिर जर्की मूवमेंट, ऐसे जर्की इसलिए लगा दूँ कि यहाँ पे चलोगे तो जर्क आएगा ना। तो ट्रेपोनेमा फैक्डेनिस मत याद करो, पर मत याद करो बोलने से ज़्यादा जल्दी याद होता है, इसलिए बोले। तो सर्पेंटाइन मूवमेंट जो है वो कौन दिखा रहा है, ट्रेपोनेमा रेफरेंजेंस, और जर्की मूवमेंट कौन दिखा रहा है, ट्रेपोनेमा फेजडेनिस, ठीक है ना। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत की इनकी याद करने की है कि ये 3 टेक्निक होते हैं, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपको। तो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप समझ में आया। अपीयरेंस कैसे दिखता था, टेपरिंग, स्पायरली कॉइल्ड, 6 से 20 माइक्रोमीटर। मोटिलिटी 3 था, एक तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग था, और एक अपना रोटेशन और बेंडिंग। सेंसिटिविटी कम है, अगर 80% है तो उसको बार बार ले 3 कंजिक्यूटिव डेज तक, तब नेगेटिव बोलना, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि और भी है जिनका मोटिलिटी जिनमें पाया जाता है ट्रेपोनेमा, जैसे कि सर्पेंटाइन मोटिलिटी किस में पाया जाता है, रेफरेंजेंस पे, और अपना जर्की मोटिलिटी किस में पाया जाता है, फैक्डेनिस में, सिंपल। फिर अपन लोग किस पे बात करें, सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेस्ट। तो सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेस्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रेपोनेमा पैलिडियम के थिकनेस को बढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, अपना जो सॉल्यूशन है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अपन लोग डाल दिए सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट ट्रेपोनेमा पैलिडियम, तो सिल्वर नाइट्रेट है ना, उस पर ट्रेपोनेमा पैलिडियम एक्ट करेगा, उसको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट हटा देगा, और ये मेटेलिक सिल्वर किससे चिपक जाएगा, पैलिडियम से। तो पहले जो पतला दुबला पैलिडियम था, थिन, वो थिक हो जाएगा, और फिर अपने को माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाएगा, सिंपल। तो अगर हम लोग टिश्यू सेक्शन ले रहे हैं ना, तो टिश्यू सेक्शन के लिए जो स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं लेव अदिति स्टेन। सिंपल सी बात है, इससे याद कर लो कि एक देवी है अदिति नाम की, तो देवी अदिति होता तो देवी नहीं लेवी है, तो लेव अदिति स्टेन, गंदा तरीका है पर चलो, लेव अदिति स्टेन, ऐसा दिख रहा होगा ये स्टेनिंग से, ठीक है। और एक्सुडेट अगर करेंगे तो एक्सुडेट के लिए कौन सा हैना मोंटेना याद है, तो फोंटेना स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल। तो सिल्वर इम्प्रेगनेशन में हो क्या रहा है, अपन लोग टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट को ट्रिपोनेमा पैलिडियम ने उसका नाइट्रेट हटा के क्या कर दिया, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया, वो सिल्वर चिपक गया तो थिन से थिक हो गया। तो अगर टिश्यू सेक्शन से अपन लोग को डिटेक्शन करना है पैलिडियम का, तो कौन सा स्टेन इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेव अदिति स्टेन। जबकि अगर अपन लोग को बायोप्सी से दिखाना होगा तो क्या, फोंटेना स्टेन, बायोप्सी बोल रहा हूँ, एक्सुडेट से बताना होगा तो फोंटेना स्टेन। ये अपना हो गया डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ये हो गया सिल्वर। फिर तीसरा अपना है डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ट्रेपोनेमा पैलिडियम का सरफेस पे कुछ एंटीजन होंगे, जैसे मान लो पैलिडियम, इसके ऊपर एंटीजन तो होंगे ही, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर दिए, फ्लोरेसेंट लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दी। फ्लोरेसेंट लेवल समझे कि मतलब जो अंधेरे में चमके, तो ये फ्लोरेसेंट लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगा दिए, तो ये एंटीजन से ये एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगा, और जब बाइंड करेगा फिर हम लोग अंधेरे में इसको देखेंगे तो चमकने लग जाएगा अपना ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो कैसे दिख रहेगा, एप्पल ग्रीन ब्राइफ्रिंजेंस पढ़े थे, किस में पढ़े थे बताना, हो गया चलो बताया था, एमाइलोडोसिस में पढ़े थे। तो इसमें भी वैसे ही है, एप्पल ग्रीन फ्लोरेसेंट अपना कलर्ड बेसिलाई दिख रहा होगा, सिंपल। तो अपना 3 माइक्रोस्कोपिक था, इसमें कैसे दिख रहा था, स्पायरली कॉइल्ड। इसमें अपना देखो इसमें भी स्पायरली कॉइल्ड दिखेगा, बस स्टेन का अंतर आएगा, और इसमें अपना एप्पल ग्रीन फ्लोरेसेंस दिख रहा है। तो ये अपना माइक्रोस्कोपी वाला पार्ट हो गया। किन 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया था यहाँ पे, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेस्ट, और डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट फॉर ट्रेपोनेमा पैलिडियम। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में अपन लोगों ने बेसिकली ये मोटिलिटीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया था। सिल्वर इम्प्रेगनेशन में 2 रटने वाली चीज़ तो वो थी कि अपना कौन सा स्टेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर टिश्यू है तो अपना लेफ्ट अरिटी स्टेन, और अपना वो है तो फोंटेना स्टेन, क्या है, एक्सुडेट, ठीक है। और डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी की बात की जाए तो इसमें अपन लोग कैसा दिख रहा है वो, एप्पल ग्रीन कलर का बेसिलाई दिख रहा है, सिंपल। तो ये अपना हो गया माइक्रोस्कोपी। अब क्या बचा, सीरोलॉजी टेस्ट। 2 ही पार्ट था, एक माइक्रोस्कोपी था, एक सीरोलॉजी था। तो सीरोलॉजी समझते हैं। तो सीरोलॉजी को ना बेसिकली एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जा रहा है इसमें। तो एंटीबॉडी कौन सा है, अगर जो ट्रेपोनेमा में बस पाया जाए तो उसको अपन लोग बोलेंगे ट्रेपोनेमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और एक होगा जो ट्रेपोनेमा नहीं और जगह भी पा सकता है, तो नॉन ट्रेपोनेमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो इसलिए उसी के नाम पे, अगर नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं तो नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट, और ट्रेपोनेमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हैं तो ट्रेपोनेमल टेस्ट, सिंपल। तो देखो इसमें जो अपना नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट है, इसमें जो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी लड़के को बुलाना है तो लड़की को लेके आओगे तभी तो कनेक्शन होगा। तो मतलब बेसिकली अगर हम लोग को एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है तो अपने को लेके क्या आना पड़ेगा, एंटीजन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं तो ये तो ब्लड में कर रहे हैं, तो एंटीजन अपने को कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो एंटीजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है,
कार्डियोलिपिन एंटीजन, ठीक है ना। ये कार्डियोलिपिन एंटीजन कहाँ से निकाला जाता है, बोवाइन के हार्ट, बोवाइन मतलब बेसिकली गाय के हार्ट से निकाला जाता है कौन सा, कार्डियोलिपिन एंटीजन, समझे। तो कार्डियोलिपिन एंटीजन से अपन लोग नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, जबकि अगर ट्रेपोनेमा पैलिडियम उसी को मार के निकाला जाता है जो एंटीजन, उसके हेल्प से अगर डिटेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो सीरोलॉजी दो पार्ट में बेसिकली इसमें डिटेक्ट क्या कर रहे हैं अपन लोग, एंटीबॉडी कौन से टाइप का, या तो नॉन स्पेसिफिक टाइप का या तो स्पेसिफिक टाइप का। तो अगर नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रहे हैं तो उसको नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट कहेंगे, और स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रहे हैं तो ट्रेपोनेमल टेस्ट कहेंगे। तो इसमें एंटीजन का कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्डियोलिपिन एंटीजन फॉर्म बोवाइन हार्ट, और इसमें सीधे ट्रेपोनेमा पैलिडियम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट ही है, तो पहले उसको पढ़ते हैं। तो देखो क्या बोले थे अपन लोग, एंटीजन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कार्डियोलिपिन एंटीजन कहाँ से डिराइव हो रहा था, वो बोवाइन हार्ट से, और ये कौन से एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, अब ये देखते हैं। तो ये बेसिकली पेशेंट के सीरम के ही अंदर एंटीबॉडी होगा ना, तो वही साइफोलेक्टिव पेशेंट के सीरम से एंटीबॉडी का लिया जा रहा है, उसी से रिएक्ट कर रहा होगा। तो इस एंटीबॉडी का नाम होता है री एजिन एंटीबॉडी, री एजिंग सुने होगे ना, तो वही है री एजिन एंटीबॉडी। तो ज़्यादातर ये कौन से टाइप का एंटीबॉडी होता है, आईजीजी टाइप का, क्यों, क्योंकि अपने अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है सिफिलिस, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर मैनिफेस्टेशन शो करता है ना, तो क्रोनिक है तब तक में अपना आईजीजी बन जाता है। तो कौन सा एंटीबॉडी हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली आईजीजी, जिसका नाम क्या है, री एजिन एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं ना, 3-4 टेस्ट के नाम है, उनको पढ़ लेते हैं अपन लोग। तो एंटीजन समझ में आया कौन सा एंटीजन था, कार्डियोलिपिन एंटीजन, जो कि बोवाइन हार्ट से लिए थे, उसके हेल्प से अपन लोग कौन सा एंटीबॉडी डिटेक्ट किए, रीएजिन एंटीबॉडी। तो देखो पहला टेस्ट का नाम पढ़ते हैं, VDRL, यहाँ पे लेबोरेटरी लगा दी हो ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। बेसिकली इस लेबोरेटरी का नाम ही था वेनरल, तो उसके नाम पे ही डिजीज़ का नाम, टेस्ट का नाम रख दिए। तो इसमें होता क्या है, एक टाइप का स्लाइड फ्लॉक, अभी जितने भी पढ़ेंगे ना अपन लोग लगभग स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट ही होगा, ये भी स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, ये भी आपको ये बताना है फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है। नॉर्मल सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का ही कुछ गेम है, पर आपको बताना है फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है इसके इस वीडियो में, ठीक है ना। तो हाँ कमेंट्स के एंड में बताइएगा। तो VDR है, तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक अपना लेंगे स्लाइड, ठीक है, उसमें एक ड्रॉप किसका लेंगे अपन लोग, जो अपन लोग ने लेबोरेटरी में एंटीजन बनाया था, कार्डियोलिपिन एंटीजन बनाया था ना, तो एक ड्रॉप VDRL एंटीजन डालेंगे, ठीक है। और क्या 50 माइक्रोलीटर इसमें पेशेंट का सीरम डालेंगे, डाल दिए, पैक करके अपना सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमा दिए 4 मिनट तक, घुमा दिए। तो अगर उनका रिएक्शन हो गया एंटीजन एंटीबॉडी का, तो क्लम्प फॉर्म हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि अपना पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन अगर क्लम्प फॉर्म नहीं हो रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट, सिंपल, इतना शांत तो है। तो VDRL क्या है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है ना। इसमें अपन लोगों ने क्या लिया, स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, तो स्लाइड लिया, उस पर एंटीजन और एंटीबॉडी लिया। एंटीजन कौन सा, एक ड्रॉप VDRL एंटीजन, और 50 माइक्रोलीटर अपना किस क्या ले लिए, एंटीबॉडी ले लिए, जो कि सीरम में प्रेजेंट होगा बेसिकली, मतलब सीरम ले लिया, एंटीबॉडी क्या लेंगे, सीरम लिए, रोटेट किए, पॉजिटिव मतलब क्लम्प पाया जा रहा है, क्लम्प नहीं पाया जा रहा तो नेगेटिव रिजल्ट। इसका यूज़ क्या है, ये बेसिकली ना बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये हाई सैंपल लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सस्ता भी होता है ये, और अपना बैच टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीनेटल स्क्रीनिंग मतलब मदर का स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैच टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, जैसे मान लो दवाई दे रहा है और सही चल रहा है कि नहीं, तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए भी, और साथ में ये CSF का एनालिसिस कर सकता है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं याद रहे तो ये समझ लेना कि सस्ता है, और अगर सस्ता है तो हाई सैंपल लोड देख सकते हैं अपन लोग, इसका मतलब ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, वो बैचेज में आते हैं तो बैच टेस्ट कर सकता है। इसका सिंपल सा एक चीज़ याद रखना, चीप होता है, ठीक है, नहीं याद रहे तो कम से कम इतना याद होना ज़रूरी है। तो देखो ये है, यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लम्प बन रहा है, तो ये स्ट्रांगली रिएक्टिव, यहाँ थोड़ा थोड़ा क्लम्प बन रहा है, तो यहाँ पे वीकली रिएक्टिव, यहाँ पे कोई नहीं है तो नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना। पर ये टेस्ट तीनों ही पॉजिटिव ही है, पर वही कौन कितना ज़्यादा रिएक्शन हो उस बेसिस पे बताया जा रहा है। यहाँ पे तो नहीं, ये और ये रिएक्टिव है, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं क्या दूसरा, RPR, ये देखो मैंने इसमें फ्लैश का फोटो लगाया, फ्लैश क्या रैपिड तेज होता है ना, तो रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। पहले में किसका फोटो, लेबोरेटरी का लगाया था, तो वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। दूसरे में अपन लोग ने किसका फोटो लगाया है, अपना फ्लैश का। तो देखो रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, तो ये क्या सिमिलर है, सिमिलर टू स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट। अंतर क्या आता है, इसमें एंटीजन का सेल्फ लाइफ होता है ना, वो लंबा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये एंटीजन अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सेल्फ लाइफ लॉन्ग सेल्फ लाइफ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा सैंपल लोड कम सैंपल को इस्तेमाल कर सकता है ये। और ये अपन लोग, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, अपन लोग नेकेड आइट से भी देख सकते हैं, लेकिन ये CSF का एनालिसिस कर सकता था ना,
ये सिर्फ ब्लड को एनालिसिस कर पाता है, समझे। तो वही है, सिमिलरिटी क्या है, इसी की तरह है, एक स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट है, बस इसका जो एंटीजन है ना उसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इसलिए कम लोड को ये कैटर कर पाता है, और साथ में ये सिर्फ ब्लड को कर पाता है, जबकि CSF भी कर लेता है, ठीक है। तो अपना दूसरा क्या हुआ, RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, एंटीबॉडी के नाम पे ही किया गया, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, ये जो अपने अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है, रिएजेंट एंटीबॉडी। तीसरा देखो, अब बस नाम नाम याद करना है, ठंडा जगह दिख रहा है ना, मतलब अनहीटेड, तो अनहीटेड सीरम रिएजेंट, ठीक है। और ये ट्रस्ट का फोटो में लगा दिया कि टोलिडीन रेड UST है, मतलब अनहीटेड सीरम रिएजेंट। तो ये अपना 4 टेस्ट हो गया, VDRL, RPR, USR और ट्रस्ट, ठीक है। ये अपना इसमें नॉन ट्रेपोनेबल टेस्ट में। तो नॉन ट्रेपोनेबल टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है, तो देखो ये क्या अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर देता है, एंटीबॉडी अपने अंदर 7 से 10 दिन में बन जाती है, तो डिटेक्ट कर लेगा, और लगभग सारे स्टेजेस को भी डिटेक्ट कर लेता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट, टर्शियरी। बस इसका यूटिलिटी, इसका सेंसिटिविटी ऊपर नीचे होता रहता है, ये देखो प्राइमरी में 70 से 80% है, सेकेंडरी में पूरा हो जाएगा 100%, फिर घट जाएगा 70% पे आ जाएगा लेटेंट पे, और टर्शियरी में फिर से 100 पे आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे चल रहा है इसका सेंसिटिविटी, अर्ली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर न्यूरॉन में भी जा रहा है, न्यूरोसिफिलिस पढ़े थे ना आपको, बताइए वीडियो अगर देखे होंगे, तो न्यूरोसिफिलिस कौन से पार्ट में, कौन से स्टेज ऑफ सिफिलिस में पाया जाता है, न्यूरोसिफिलिस, ठीक है। हाँ, तो ये अपना हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हुआ इसका, ये कभी कभी ना रिएजेंट एंटीबॉडी और भी डिजीज़ में पाया जाता है, जैसे कि लेप्रोमेटस लेप्रोसी या फिर HIV, इनमें ही पाया जाता है। तो उसको डिटेक्ट कर लेगा तो बोलेगा कि हाँ आपको तो सिफिलिस है, पर नहीं, आपको तो लेप्रोसी हो रखा था, तो फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है। और प्रोजोन मैं बताऊंगा आपको इम्यूनोलॉजी में अच्छे से, तो प्रोजोन फॉर्मेशन के कारण भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट। अब ट्रेपोनेमल टेस्ट देखते हैं। तो ट्रेपोनेमल टेस्ट क्या होता है, इसमें अपन लोग नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे थे ना, रिएजेंट एंटीबॉडी, क्योंकि ये और में भी पाए जा रहे थे, लेप्रेसी में भी पाए जा रहे हैं, सिफिलिस में भी पाया जा रहा है, और अपना HIV में भी पाया जा रहा है ना। इसमें जो है ना ट्रेपोनेमल टेस्ट में, इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो सिर्फ ट्रेपोनेमा इन्फेक्शन में ही पाया जाता है, उसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन लोग स्पेसिफिक एंटीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे एंटीजन कहाँ गाय से ही उठा लिए थे सीधे, यहाँ पे ट्रेपोनेमा से ही निकालेंगे। तो या तो जिंदा ट्रेपोनेमा का इस्तेमाल करो, या तो मरे हुए का इस्तेमाल करो, या तो मर गया तो उसको पीस उसके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लो, 3। तो लाइव, डेड और एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। तो लाइव से जो करेंगे उसको अपन लोग बोलते हैं TPI, ट्रोपोनेमा पैलिडियम इमोबलाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे लाइव अपन लोग पैलिडियम लिए और ब्लड जोड़ दिए, तो ब्लड में एंटीबॉडी होता ही, तो एंटीबॉडी से जब बाइंड करता तो ये क्या हो जाएगा, इमोबलाइज हो जाएगा। तो जो क्यों मोटिलिटी था इसका, तो कॉर्ड थ्रू मोटिलिटी, सब मोटिलिटी पाई जा रहा था ना, अपना फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कॉक्स स्क्रू मोटिलिटी, रोटेशन बेंडिंग, है ना। तो वो सब मोटिलिटीज़ की बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, क्लम्पिंग हो गया, तो एक जगह इकट्ठा होकर बैठे रह जाएगा। तो पहला क्या होगा, TPI, ट्रेपोनेमा पैलिडियम इमोबलाइजेशन टेस्ट। कुछ ये TPI नहीं याद रहे तो इमोबलाइजेशन याद रखो, वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि TP जहाँ जहाँ TPI आ रहा है ना, वो तो लगभग ट्रेपोनेमा को ही बता रहा है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो आई याद रखो क्या, इमोबलाइजेशन टेस्ट। दूसरा क्या है, डेड। तो डेड में है, यहाँ पे अपना बेसिकली क्या होता है, देखो स्लाइड लिए, उस पर अपन लोग ने ट्रेपोनेमा पैलिडियम को किल करके चिपका दिया, और यहाँ पे पेशेंट का सीरम डाल दिया, ठीक है। तो अपना जो यहाँ पे साथ में ऐड कर देंगे फ्लोरेसेंट लेवल एंटी, ये क्या लिखा हूँ, इसको एक बार मैं समझा दूंगा बाद में, नोट्स में एडिट कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या किया अपन लोग, फ्लोरेसेंट लेवल एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो देखो किल्ड ट्रेमन, यहाँ पे अपन लोग ने लगा दिया ट्रेपोनेमा पैलिडियम का किल्ड एंटीजन, और ऊपर से पेशेंट का सीरम डाल दिया, ठीक है। और उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में देख रहे होंगे तो चमकते हुए दिख रहा होगा, सिंपल। तो ये अच्छा चीज़ है, कंजेनाइटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईली सेंसिटिव होता है। ये सब मत याद करो, बस नाम याद करो। तो FTA ABS, ठीक है। तो लाइव का इस्तेमाल क्या था, आई याद करना था, इमोबलाइजेशन। डेड में अपने को, हाँ आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, FTA ABS का फुल फॉर्म, F से फ्लोरेसेंट होगा, इतना बता देता हूँ, ABS का एब्जॉर्प्शन होगा, FTA ABS। और फिर अपना है एक्सट्रैक्ट से, तो एक्सट्रैक्ट का है TPHA और TPPA। TPE मतलब ट्रेपोनेमा पैलिडियम, और हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, और ये पार्शियल एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है ना, वही। तो अपना कंप्लीट हो गया। तो ये देखो इधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि छूट छाट सा गया है, इसको फिर से करवाता हूँ। तो आपको डायरेक्टली मतलब इसमें लाइव पैलिडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए फॉर्म ऑफ एंटीजन, या तो किल्ड एंटीजन, या तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के अपन लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर लाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अपन लोग इमोबलाइजेशन टेस्ट करेंगे, क्योंकि लाइव जो है एंटीबॉडी जो सीरम में प्रेजेंट था उससे बाइंड करके इमोबाइल हो जाता है। अगर हम लोग देखें कि किल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किल्ड है वो लेटा हुआ है अपना स्लाइड के ऊपर, टेस्ट का नाम क्या है, FTA ABS, ठीक है ना। और उस फिर उसके ऊपर अपन लोग फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डाले तो वो सब
चमकने लग जाता है माइक्रोस्कोपी में। और एक्सट्रैक्ट में नाम कुछ नहीं तो नाम याद कर लो एटलीस्ट। और एक्सट्रैक्ट में जो यूज किया जाता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम का, अगर वो हीम है तो हीम एग्लूटिनेशन, और पार्टिकल है तो पार्टिकल एग्लूटिनेशन, ब्लड और पार्टिकल, सिंपल। तो इन जनरल अगर इसको रिवाइज करें तो क्या था सीरोलॉजी टेस्ट में, या तो हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट करें, या तो नॉन स्पेसिफिक या तो स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक तो नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट, स्पेसिफिक तो ट्रेपोनेमल टेस्ट। तो नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट में अपन लोग एंटीजन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्डियोलिपिन एंटीजन। और ये इसमें 4 टेस्ट थे, VDRL, RPR रैपिड प्लाज्मा रिएजन, यूएसआ मतलब क्या अनहीटेड सीरम रिएजन, और ट्रस्ट टोलरिन रेड सीरम वाला रीजन, ठीक है। और ट्रेपोनेमल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट का नाम पढ़े अपन लोग, इमोबिलाइजेशन वाला एक FTA ABS, और एक अपना क्या TPHA या फिर TPPA, सिंपल। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। इसको कैटेगरी में बांटो, इमोबिलाइज कर दिए तो लाइव को डेड कर दिए, डेड में तो फिर फटा हुआ एप्स पाया जा रहा है, FTA एप्स, और TPHA और TPPA, ये बस याद करना है। चलो, तो इन जनरल समझ में आया। अपन लोग 2 पार्ट में पढ़े, माइक्रोस्कोपी और सीरोलॉजी, ठीक है ना। और सैंपल कलेक्शन तो समझे ही थे। माइक्रोस्कोपी में 3 बस फोटोज कोशिश करो याद करने की, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, सिल्वर इम्प्रेगनेशन, और ये अपना फ्लोरेसेंट डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें क्या याद करना था, नॉन ट्रेपोनेमल और ट्रेपोनेमल। नॉन ट्रेपोनेमल VDRL, RPR, USR, ट्रस्ट, सिंपल। और इसमें TPI, FTA, ABS और TPHA।